बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के सीबीएसई द्वारा जारी किए गए ऐच्छिक हिंदी के सैंपल पेपर पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम खंड अ यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में चर्चा पहले भाग की वीडियो में कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम वर्णनात्मक प्रश्न यानी डिस्क्रिप्टिव प्रश्न उत्तरों के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि प्रश्न संख्या 7 से लेकर 14 तक हैं। पा रहे हैं प्रश्न संख्या 7, जिसमें कि रचनात्मक लेख लिखने को कहा गया है लगभग 150 शब्दों में, और 3 विषय दिए गए हैं: अकल बढ़िया भैंस, गांव लौटते मजदूर और मैंने हारना नहीं सीखा। इन तीनों में से किसी एक पर आपको लगभग 150 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखना है, जो कि 5 अंकों का है, और यह आप अपने आप बना करके लिख सकते हैं। और यदि आपको इसमें कुछ और मदद की आवश्यकता अनुभव होगी तो प्रश्न नंबर 7 और 8 पर अलग से वीडियो बना करके मैं चर्चा करूंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ समाहित करने से यह काफ़ी लंबी हो जाएगी। जो प्रश्न संख्या 8 है वह भी 5 अंकों का ही है। इसमें 2 पत्र दिए गए हैं, जिनमें से दोनों में से कोई एक का उत्तर देना होगा। जैसे पहला विकल्प दिया गया है, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध नियम के उल्लंघन पर चिंता जताते हुए अपने क्षेत्र के पर्यावरण निदेशालय के संयुक्त सचिव को सुझावात्मक पत्र लिखिए। तो यहाँ इसमें मुख्य रूप से आपको क्या बताना होगा कि जैसे पार्क या खुले मैदान, सड़कों, मॉल इत्यादि में यदि लोग धूम्रपान करते हैं और जो धूम्रपान संबंधी नियम बनाए गए हैं उनका पालन नहीं करते हैं, तो इससे वे अपने साथ साथ दूसरों के स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ करते हैं। और इस पर आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं कि ऐसे लोगों पर हमें कुछ जुर्माना लगाना चाहिए, उनका चालान कटना चाहिए, उन्हें कुछ कड़ा दंड मिलना चाहिए। इस प्रकार से आप सुझाव भी दे सकते हैं। परंतु हम निबंध या रचनात्मक लेख और पत्र इन दोनों पर बहुत अधिक विस्तार से यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। बच्चों, पत्र के लिए एक अन्य विकल्प भी दिया गया है, क्योंकि 2 में से कोई एक पत्र करना होता है। दूसरा पत्र है, महामारी के बाद लोगों के असहाय निरुपाय जीवन के बारे में बताते हुए किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखने का प्रारूप बच्चों आप जानते ही हैं, और मुख्य रूप से इसमें जो बात आएगी वह यह है कि महामारी के बाद लोग अपने शरीर से भी काफी लाचार हो गए हैं। उनके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता उतनी अधिक नहीं रही जैसे कि पहले थी, और वे बीमारियों से लड़ते लड़ते काफी अधिक परेशान हो चुके हैं। बहुत से लोग अपनी आजीविका खो चुके हैं। रोजगार की कमी के कारण भी लोगों का जीवन दूभर होता चला जा रहा है। ऐसे में कुछ सुझाव भी दिए जा सकते हैं, जैसे सरकार को इस दिशा में विशेष कदम उठाने चाहिए। जो समर्थ लोग हैं उन्हें भी सहायता के लिए आगे आना चाहिए। तो इस प्रकार आप यह पत्र अपने आप बना करके लिख सकते हैं। आगे प्रश्न संख्या 9 है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 40-50 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न है, रेडियो के संदर्भ में श्रव्य माध्यमों की 2 सीमाएं बताओ। किसी एक सीमा से पार पाने का उपाय भी बताएं। 3 अंक का है, यानी तीनों बातें 1-1 अंक की रहेंगी। तो यहाँ 2 सीमाएं कौन सी बता सकते हैं। पहली सीमा कि यह एक रेखीय माध्यम है। रेडियो संचार का एक तरफा माध्यम है, जिसमें कही गई बातों को श्रोता सुन तो सकते हैं, किंतु श्रोता द्वारा बताई गई प्रतिक्रिया को रेडियो में सुना नहीं जा सकता। और दूसरी इसमें जो सीमा है वह ये कि रेडियो में जो संदेश प्रसारित होते हैं, यदि उन्हें ध्यानपूर्वक उसी समय नहीं सुना गया तो उन संदेशों का काफी भाग छूट सकता है, और ऐसे में उसे दोबारा तब तक नहीं जाना जा सकता जब तक कि पुनः प्रसारण ना हो। तो इस प्रकार केवल ध्यानपूर्वक और बुद्धिमानी से सुन करके ही संदेश को पाया जा सकता है, अन्यथा नहीं।
और इस कमी को दूर करने के लिए उपाय क्या हो सकता है? प्रतिक्रिया तंत्र की कमी को दूर करने के लिए नेटवर्किंग में रेडियो के उपयोग को मजबूत करने के लिए दो स्तरों पर प्रयास होने चाहिए, संस्थागत भी और सामुदायिक स्तर पर भी। और ऐसे में जो विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित किए जाएं, उनकी प्रतिक्रियाओं को लेकर ये संस्थाएं अनुसंधान करें, डेटा प्रदान करें और प्रोग्रामिंग को और अधिक सार्थक बनाएं। इस प्रकार प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करके क्षेत्र आधारित विकास कार्यक्रमों के उत्पादन में सहायता करने के लिए विशेषज्ञों को रेडियो स्टेशनों से संलग्न किया जा सकता है। तो बच्चों आप समझिए इस कमी को हम कैसे दूर करेंगे। जो नेटवर्किंग के क्षेत्र में संस्थागत और सामुदायिक दो तरह के अलग अलग मंच स्थापित किए जाएंगे। ये श्रोताओं के जो मंच होंगे वे विभिन्न श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं को एकत्रित करेंगे, अनुसंधान के लिए डेटा देंगे और उसी डेटा के आधार पर प्रोग्रामिंग को और अधिक सार्थक बनाया जा सकेगा व प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण किया जा सकेगा, जिससे कि इस प्रकार की कमी दूर हो जाए। अगला प्रश्न है, कविता के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं? तो कविता के अनेक महत्वपूर्ण घटक हैं, जैसे कि शब्द, छंद और बिंब, इस प्रकार अनेक घटक हैं। और मुख्य रूप से कविता भाषा में होती है, इसलिए भाषा का सम्यक ज्ञान जरूरी है। और इसमें शब्दों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि भाषा शब्दों से ही बनती है और शब्दों का एक विन्यास होता है, एक निश्चित प्रारूप होता है, निश्चित तरीका होता है। और उस तरीके से क्रमबद्ध करके जब वह सार्थक बन जाते हैं तो वे वाक्यों के रूप में प्रयोग होते हैं। भाषा प्रचलित एवं सहज हो, पर संरचना ऐसी हो जो कि पाठक को नहीं लगे। कविता में शब्दों के पर्याय नहीं होते, इसमें संकेतों का बहुत बड़ा महत्व होता है। और यह भी ध्यान रखा जाता है कि वाक्य गठन किस तरीके से हो। जिस विशिष्ट प्रणाली में वाक्य का गठन होता है उसी को हम शैली कहते हैं। और साथ ही कविता में छंदों के अनुशासन की जानकारी होना भी जरूरी है। भले ही छंद मुक्त छंद के रूप में भी हो सकते हैं और छंदबद्ध कविता भी हो सकती है। और छंद के द्वारा कविता में आंतरिक लय का निर्वाह होता है और कविता समय के साथ साथ अपना स्वरूप बदलती रहती है, इसीलिए समयानुसार इसकी प्रचलित प्रवृत्तियों की जानकारी होना भी जरूरी है। कविता में सबसे बड़ी बात है कि कम से कम शब्दों में अपनी बात को कह देना, और कभी कभी तो शब्दों या दो वाक्यों के बीच कुछ अनकही छोड़ देना भी कवि की ताकत बन जाती है। अगला प्रश्न है, कहानी और नाटक में क्या समानताएं होती हैं, अथवा कहानी और नाटक में क्या अंतर होता है? कोई दो अंतर स्पष्ट करो। तो ये दोनों प्रश्नों में से कोई एक लिखना है, लेकिन स्पष्ट रूप से बच्चों आपको कहानी और नाटक की समानताएं भी बतानी है और उनकी भिन्नताएं भी बतानी है। तो पहले मैं समानताओं पर बात करती हूँ। सबसे पहले मानक तत्व की बात करेंगे। साहित्य के अधिकांश रूपों की तरह नाटक और कहानियाँ कथानक, परिस्थितियाँ, द्वंद्व जैसे तत्वों को साझा करते हैं। यानी कहानी में भी और नाटक में भी, दोनों में ही कथानक होता है, परिस्थितियाँ होती हैं और द्वंद्व होता है। कहानी में परिस्थिति को कभी कभी स्पष्ट रूप से प्रकट किया जाता है, लेकिन अक्सर एक समय में इसके एक ही अंश का पता चलता है, क्योंकि कहानी जो है वह किसी एक विशेष चरित्र या पात्र या घटना या स्थान आदि पर आधारित रहती है। लेकिन नाटक में परिस्थितियां पाठकों के लिए मंच निर्देशन करने के लिए बनाई जाती हैं और दर्शकों को
यह पृष्ठभूमि और वेशभूषा के साथ साथ बोले जाने वाले संवादों से भी ज्ञात होती है। तो ये तो इनकी मानक समानताएं थी। इसके अतिरिक्त कुछ इसमें जो अन्य समानताएं हैं उनमें हम ये भी कह सकते हैं कि नाटक और कथा दोनों में ही चरित्र और कथानक को प्रकट करने के लिए नाटकीयता का प्रयोग होता है। दोनों में ही कुछ सीमा तक संवाद और एक्शन होते हैं। और जहाँ तक चरित्र चित्रण की बात है, दोनों में ही पात्रों का चरित्र चित्रण किया जाता है, जो कि संवादों के माध्यम से भी हो सकता है या फिर नाटककार या कहानीकार वर्णन के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार नाटक और कहानी दोनों में ही नाटकीय रूपांतरण भी है, चरित्र चित्रण भी है। इसके साथ साथ यहाँ कुछ व्याख्याएं भी होती हैं। कहानियों और नाटकों दोनों में ही स्पष्टीकरण, पृष्ठभूमि और प्रेरणा आदि को खोजने के लिए, तय करने के लिए जो जिम्मेदारी होती है वह दर्शक या पाठक की होती है, क्योंकि यह सब कुछ स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया होता। तो ऐसे में दर्शक या पाठक को खुद ही कहानी या नाटक की व्याख्या करनी होती है और एक ही नाटक को देखने या एक ही कहानी को पढ़ने वाले किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में प्रत्येक के अपने अपने अलग अलग अनुभव हो सकते हैं। ये था समानताएं। अब हम देखेंगे इन दोनों में अंतर। कहानी और नाटक में अंतर क्या क्या है। नाटक दृश्य माध्यम के अंतर्गत आता है, जबकि कहानी पाठ्य या श्रव्य हो सकती है। नाटक का आनंद मंचन के पश्चात लिया जाता है। जब इसे मंच पर दिखाया जाता है तभी इसका आनंद मिलता है। नाटक में कथानक, परिस्थितियां, स्पष्टीकरण आदि मंच पर अभिनीत होते हुए देखकर अपने आप ही होते चले जाते हैं और प्रत्येक पात्र के संवाद भी अलग अलग लिखे हुए होते हैं। इस प्रकार नाटक अभिव्यक्ति केंद्रित या भाव प्रधान होता है और कलाकारों की अभिव्यक्ति कला या संवाद संप्रेषण या उनकी आवाज आदि इसके लिए प्रमुख भूमिका निभाती है। और अभिनय के द्वारा किसी भाव, घटना, सामाजिक राय आदि को प्रस्तुत किया जाता है। नाटक में कई प्रकार के चरित्रों का समावेश होता है और कहानी की तुलना में नाटक के अंदर पात्रों की संख्या भी अधिक होती है। जबकि कहानी क्या है, कहानी जैसा मैंने पहले ही बताया, या तो इसे सुना जा सकता है या पढ़ा जा सकता है अथवा लिख भी सकते हैं। कहानी में बहुत अधिक पात्र नहीं होते, पात्रों की संख्या सीमित होती है, संवादों की संख्या भी सीमित होती है। इसमें साहित्यिक उपकरणों का उपयोग उदारता पूर्वक किया जाता है और इसकी विषय वस्तु कथानक के इर्द गिर्द बुनी होती है। इसमें कथन के माध्यम से परिस्थितियों का वर्णन किया जाता है। अगला प्रश्न है, उल्टा पिरामिड शैली से आप क्या समझते हैं? तो उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की बुनियादी शैली है, जिसमें समाचार के कुल 3 अंग होते हैं: इंट्रो, बॉडी, समापन। इंट्रो में सबसे महत्वपूर्ण बातें आती हैं, बॉडी में कुछ कम महत्वपूर्ण और समापन में सबसे कम महत्वपूर्ण। यानी यहाँ महत्ता के अनुसार घटते क्रम में समाचार लिखे जाते हैं और इस शैली में अलग से समापन जैसी कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि जो समाचार के 6 ककार हैं उनमें से 2 ककार हमें इंट्रो में ही मिल जाते हैं, क्या और कब। और 2 नहीं 4 ककार हमें इंट्रो में ही मिल जाते हैं, क्या, कौन, कहाँ, कब। और बाकी 2 ककार क्यों और कैसे
यह हमें बॉडी में मिलते हैं, जबकि समापन में कोई भी ककार नहीं होता। इसे उल्टा पिरामिड कहा भी इसीलिए जाता है क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य पहले और सबसे कम महत्वपूर्ण तथ्य बाद में नीचे आता है। अगला प्रश्न है, विशेष लेखन किसे कहते हैं? समाचार पत्रों में विशेष लेखन की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा कि किसी सामान्य लेखन से हटकर विशेष विषय पर विशेष जानकारी के आधार पर किया गया लेखन विशेष लेखन है, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, अपराध, खेल, फिल्म, कृषि, कानून, विज्ञान और अन्य किसी भी महत्वपूर्ण विषय से संबंधित विस्तृत सूचनाएं दी जाती हैं। विशेष लेखन के लिए समाचार पत्र, पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन आदि में एक विशेष स्थल होता है। उस निर्धारित विशेष स्थल को डेस्क कहते हैं और उस डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह भी अलग होता है। जैसे कि व्यापार कारोबार के लिए अलग डेस्क होगा, खेल समाचार के लिए अलग डेस्क होगा, फैशन जगत के लिए अलग डेस्क होगा आदि। और विशेष लेखन की भाषा शैली भी सामान्य लेखन से हटकर होती है। इसमें संबंधित विषय की तकनीकी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। साथ ही यह भी आवश्यक होता है कि वह पाठकों को उस शब्दावली से परिचित कराए जिससे कि पाठक रिपोर्ट को समझ सके। विशेष लेखन की कोई निश्चित लेखन शैली नहीं होती। इसके अनेक क्षेत्र हो सकते हैं, जैसे खेल, विज्ञान, कृषि, विदेश, रक्षा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म, मनोरंजन, अपराध, कानून, सामाजिक मुद्दे आदि। अगला प्रश्न है, स्तंभ लेखन से आप क्या समझते हैं? टिप्पणी कीजिए। तो स्तंभ लेखन क्या है? स्तंभ लेखन विचारपरक लेखन का एक प्रमुख हिस्सा है, एक रूप है। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने विशेष वैचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं और उनकी अपनी एक विशिष्ट लेखन शैली भी विकसित हो जाती है। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को देखते हुए अखबार उन्हें नियमित रूप से स्तंभ लिखने के लिए ले लेते हैं, उन्हें एक जिम्मेदारी दे देते हैं। तो ऐसे लेखकों को स्तंभ लेखक कहा जाता है और उनका लेखन स्तंभ लेखन कहलाता है। स्तंभ का विषय चुनने और उसमें अपने विचार व्यक्त करने की लेखक को पूरी छूट होती है। स्तंभ में लेखक के विचार अभिव्यक्त होते हैं। यही कारण है कि स्तंभ अपने लेखकों के नाम पर जाने और पसंद किए जाते हैं। कुछ स्तंभ इतने लोकप्रिय होते हैं कि अखबार उनके कारण भी पहचाने जाते हैं, लेकिन नए लेखकों को स्तंभ लेखन का मौका नहीं मिल पाता है। और अगला प्रश्न है, फीचर क्या है, यह कैसे लिखा जाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक, आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना, उनका मनोरंजन करना होता है। इसकी भाषा सरल, आकर्षक व मन को छूने वाली होनी चाहिए। फीचर की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे एक तो फीचर एक विशेष वर्ग या विचारधारा पर केंद्रित रहते हुए एक विशिष्ट शैली में लिखा जाता है। दूसरा, समाचार पत्र में एक विशेष स्वरूप होता है, परंतु फीचर का स्वरूप अलग अलग प्रस्तुति के लिए अलग अलग हो सकता है। तीसरा, फीचर में अतिरिक्त साज सज्जा, तथ्यों और कल्पनाओं का रोचक मिश्रण रहता है। चौथा, फोटो की प्रस्तुति से फीचर अधिक प्रभावशाली बन जाता है, इसलिए फीचर में कार्टून, आंकड़े, चार्ट, नक्शे आदि का प्रयोग भी किया जाता है। फीचर की भाषा शैली काफी रूपात्मक व सरल होती है और यह समाचार की भांति सपाट बयानी लिए हुए नहीं होती। फीचर में शब्दों की अधिकतम सीमा नहीं होती। ये 250 शब्दों से लेकर 500 शब्दों तक लिखे जा सकते हैं। इसकी शैली रूपात्मक, कथात्मक, सरल व रोचक होनी
चाहिए। अब पाठ्य पुस्तक यानी अंतरा के प्रश्न है। अंतरा से क्या पूछा गया है, काव्य खंड के प्रश्न देखिए। 11वां प्रश्न, जिसमें हमें 3 में से 2 के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न 3-3 अंक का है। कार्नेलिया के गीत कविता में वर्णित भारत के प्राकृतिक सौंदर्य को अपने शब्दों में लिखो। तो भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण कार्नेलिया का गीत में कैसे किया गया है? यहाँ पर सूर्योदय जब होता है तो चारों तरफ लालिमा फैल जाती है। दूसरा, भारत में चारों ओर हरियाली का साम्राज्य है। तीसरा, नीले आसमान में उड़ते हुए पक्षी बहुत ही सुंदर लगते हैं। चौथा, यहाँ का नीला समुद्र भारत के चरण पखारता है, उसमें उठती हुई लहरें एक अलग ही भाव उत्पन्न करती हैं और अत्यधिक सौंदर्य प्रदान करती हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद ईमानदार लोग हाथ फैलाने पर विवश क्यों हो गए? तो इसका उत्तर क्या होगा? स्वतंत्रता के बाद ईमानदार लोग हाथ फैलाने पर विवश इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने चालाक लोगों की भांति दूसरों का हक नहीं मारा और चालाक लोगों ने उनके अवसर व हक छीन लिए। दूसरा, वे ईमानदार रहे, उन्होंने जीवन में छल कपट नहीं किया। तीसरा, उन्होंने अपनी वास्तविकता को किसी से भी नहीं छिपाया और जैसे थे वैसे के वैसे ही अपने आप को दूसरों के समक्ष प्रकट किया और इसी कारण उन्हें अपनी जरूरत की चीजों के लिए भी हाथ फैलाने पर मजबूर होना पड़ा। अगला प्रश्न है, राम वन गमन के पश्चात कौशल्या की स्थिति पर प्रकाश डालिए। तो कौशल्या माता की स्थिति कैसी हो गई थी? कौशल्या माता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह बार बार राम को याद करती थी। वह उसके कमरे में जाकर राम की वस्तुओं को बार बार अपनी आंखों से लगाती थी और बेचैन हो जाती थी। कभी तो वह यह सोचकर कि राम अभी भी बिस्तर पर सोए हुए उन्हें जगाने लगती थी और फिर जैसे ही याद आता कि वे तो यहाँ है ही नहीं, वे तो वन में जा चुके हैं, वह एकदम बोलते बोलते ऐसे चुप हो जाती थी जैसे कोई चित्र खड़ा हो। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, इसमें भी 3 हमें दिए गए हैं विकल्प, जिनमें से हमें किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब ये 2-2 अंकों वाले प्रश्न हैं। इनमें पहला प्रश्न है, विद्यापति की नायिका पर कोयल और भंवरे का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है? तो इसका उत्तर हम क्या देंगे? विद्यापति की नायिका कोयल और भंवरे की आवाज को सुनकर बेचैन हो जाती है। वह विरह में एकदम व्याकुल हो जाती है। वह कोई भी मधुर ध्वनि ना तो सुनना चाहती है और ना ही कोई सुंदर चीज देखना चाहती है। इसीलिए वह भंवरों की, कोयल की आवाज को सुनकर अपने कान बंद कर लेती है और खिलते हुए फूलों को देख करके वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। अगला है, वसंत के आने की सूचना कवि को कैसे मिलती है? तो इसका उत्तर क्या होगा? कवि को वसंत के आने की सूचना एक तो कैलेंडर को देखकर मिलती है। दूसरा, जब उसके पैरों के नीचे पीले सूखे हुए पत्तों के पड़ने से मरमर की ध्वनि उठती है, चरमराहट की आवाज निकलती है, तब उसे पता चलता है। और तीसरा, अशोक के पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया के बोलने से भी प्रकृति में जो परिवर्तन आ रहे हैं उससे वह परिचित होता है। अगला प्रश्न है, सत्य का दिखने और ओझल होने से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा कि सत्य कभी तो दिखाई देता है और कभी ओझल हो जाता है। इसका अभिप्राय है कि सत्य का स्वरूप स्थिर नहीं है। सत्य की पहचान बहुत ही मुश्किल है। सत्य कभी भी प्रत्यक्ष रूप में हमारे समक्ष नहीं आता। हमें कभी कभी तो लगता है हमने सत्य को पा लिया, परंतु अगले ही क्षण ऐसा महसूस होता है जैसे हम उस तक पहुंचकर भी उसे नहीं पा सके। आगे प्रश्न है, पंडित रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव किस तरह बढ़ता गया? ये दोबारा से 3 अंकों वाले प्रश्न आने लगे। प्रश्न संख्या 13 जो है ये 3-3 अंकों वाले 3 प्रश्नों में से 2 के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न,
पंडित रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव किस तरह बढ़ता गया? तो इसका उत्तर क्या होगा? पंडित रामचंद्र शुक्ल के घर का जो वातावरण था, पारिवारिक परिवेश था, वह ही साहित्यिक था। उनके पिता प्रतिदिन रात को रामचंद्रिका और रामचरितमानस पढ़कर सुनाते थे और उनके घर में जीवन प्रेस की पुस्तकें आती थी। वे स्वयं भी पंडित केदारनाथ जी के पुस्तकालय से पुस्तकें ला कर पढ़ते थे और उनके पिता के साथ साथ उनके जो अन्य मित्र थे वे भी साहित्य प्रेमी थे। तो इसी वजह से उनका साहित्य के प्रति झुकाव बढ़ता चला गया। अगला प्रश्न है, थाना बिहिपुर स्टेशन पहुंचने के बाद हरगोविंद का मन भारी क्यों हो गया? तो इसका उत्तर हम क्या देंगे? बिहिपुर स्थान जो था वह बड़ी बहुरिया का मायका था। वहां पहुंचने के बाद हरगोविंद का मन यह सोचकर भारी हो गया कि वह संवाद किस प्रकार सुनाएगा। संवाद सुनाने को लेकर उसके मन में असमंजस था। वह संवाद सुनाना नहीं चाहता था, परंतु बड़ी बहुरिया का आदेश था इसलिए उसे सुनाना भी था, परंतु इससे उसे अपने गांव की बदनामी का भी डर था। तो इसीलिए वह इसी पशुपेश में रहता है कि संवाद सुनाए या ना सुनाए, और यदि सुनाए तो किस तरीके से सुनाए, क्योंकि इससे तो उसके बड़ी बहुरिया के मायके वालों को भी बहुत अधिक कष्ट होने वाला था। तो यही सब बातें सोचकर उसका मन भारी हो गया। तीसरा प्रश्न है, गंगा पुत्र के लिए गंगा मैया ही जीविका और जीवन है, कैसे? तो इसका उत्तर हम क्या देंगे कि गंगा पुत्र गंगा में डुबकी लगाकर दोनों में रखे हुए पैसे एकत्रित करते हैं और उन्हीं पैसों से अपनी आजीविका कमाते हैं। यही उनकी आजीविका का साधन है। तो श्रद्धालु तो गंगा में पैसे फेंकते हैं और गंगा पुत्र वही पैसे निकाल कर पहले मुंह में भरते जाते हैं और बाद में किनारे पर आ जाने के बाद अपने परिवार के अन्य सदस्यों को वो सारे पैसे मुंह से निकाल कर दे देते हैं और उनके परिवार के अन्य सदस्य उस रेजगारी को देकर दूसरों से पैसे लेते हैं। अब अंतिम प्रश्न आया, 14वां प्रश्न, जो कि दो अंकों वाले 2 प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं, यानी 3 प्रश्न दिए होंगे जिनमें से 2 अंकों के 2 प्रश्नों का उत्तर हम देंगे। पहला प्रश्न है, आदमी उजड़ेंगे तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे? कथन का आशय स्पष्ट करो। यह जो प्रश्न है इसमें प्राकृतिक आपदा में मनुष्य के विस्थापन की बात कही गई है और यह कहा गया है कि विस्थापन 2 प्रकार से होता है, एक तो औद्योगिकरण के कारण और दूसरा प्राकृतिक आपदा के कारण। औद्योगिकरण वाला विस्थापन स्थायी होता है और प्राकृतिक आपदा से होने वाला विस्थापन अस्थायी होता है। तो मनुष्य और प्रकृति में गहरा संबंध है। यदि मनुष्य अपना स्थान छोड़कर कहीं और पलायन करेंगे तो पेड़ भी वहां पर कब तक जीवित रह पाएंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। यदि पेड़ हैं तो मनुष्यों का जीवन सरलता से, काफी सुगमता से चल सकता है, और यदि मनुष्य ही नहीं है तो पेड़ों की भी देखरेख करने वाला कोई नहीं होगा। इस प्रकार पेड़ भी जीवित नहीं रह पाएंगे। अगला प्रश्न है, राजा ने प्रजा से आंखें बंद करने को क्यों कहा? तो इसका उत्तर स्पष्ट रूप से आप जानते हैं कि लघु कथाएं में से लिया गया ये प्रश्न, कि राजा ने प्रजा को आंखें बंद करने के लिए इसलिए कहा ताकि प्रजा वास्तविकता को न जान सके और राजा शांति से अपना राजकाज करता रहे। कोई उससे प्रश्न पूछने वाला ना हो, कोई उसकी बातों पर टोका टाकी करने वाला ना हो। अगला प्रश्न, बालक द्वारा लड्डू मांगे जाने पर लेखक को अच्छा क्यों लगा? तो इसका उत्तर क्या होगा? बालक ने जब लड्डू मांगा तो लेखक को लगा कि बालक ने अपने मन की बात कही है,
बच्चे की भावनाएं अभी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई हैं, अभी भी कुछ भावनाएं बची हुई हैं और बच्चा स्वयं अपने मन से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार है। उसने अपने स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुरूप मिठाई मांगी है, लड्डू मांगा है। तो यह जानकर लेखक को अच्छा लगा कि अभी बच्चे का बचपन पूरी तरह से कुचला नहीं गया। बच्चों, आशा है कि आपने ये सभी वर्णनात्मक प्रश्न अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। यदि फिर भी आपको कोई परेशानी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तरों की PDF फाइल मिल जाएगी, क्योंकि जो CBSE ने मार्किंग स्कीम भेजी है उससे आप यह आसानी से समझ पाएंगे कि मुख्य रूप से आपको किस किस बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करना है और किस प्रश्न का उत्तर कितनी लंबाई तक देना है, कितने शब्दों में उसे समेटना है। तो सभी अच्छी तरह से अपने इस सैंपल पेपर को तैयार कर लीजिए ताकि आपका पाठ्यक्रम पूरी तरह से तैयार हो सके और इसी के आधार पर आगे आने वाले अन्य सैंपल पेपर भी आप आसानी से कर सकें। धन्यवाद।